सियासी गलियारे की हर हलचल, बात पटना से दिल्ली तक, नजरों से टटोलेंगे, धड़कनों से गुजारेंगे, सबूतों पर कसेंगे, उदाहरणों से संवारेंगे। मुद्दा होगा आपका और बहस भी आपकी। देखिए आपकी बहस विद चंदन, रमाकांत चंदन के साथ एनबीटी बिहार पर। नमस्कार, एनबीटी पर मैं रमाकांत चंदन आपकी बहस में आपके साथ। आज आपकी बहस में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अस्क जी, राजनीतिक विश्लेषक राजीव जी और जदयू के वरीय नेता जगनारायण जी, और कुछ देर में भी जुड़ जाएंगे लोजपा के प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। तो आज हमने केंद्रित किया है अमित शाह और नालंदा को। ऐसे तो भाजपा 24 घंटा चुनावी मूड में रहती है, लेकिन इन दिनों बिहार पर उसका कुछ विशेष नजर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो अमित शाह नवादा आए, उनके निशाने पर कहीं न कहीं नालंदा था, और वो नीतीश जी की गढ़ में ही नीतीश जी की चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। और इसलिए नवादा में उन्होंने घोषणा किया कि मैं अगला कदम जो होगा मेरा, वो नालंदा ही होगा। तो जाहिर है यह दुर्ग जीतने की कला में अमित शाह कितने माहिर होते हैं ये तो बाद में पता चलता है, लेकिन उनकी इस रणनीति का क्या होगा हश्र, ये तो इन विषयों पर हम आपसे चर्चा करेंगे, आपसे जानकारी लेंगे कि क्या यह कितना संभव है, अमित शाह की इस रणनीति पर भाजपा कितना सफल होगी। तो हम बहरहाल हम बहस को इस बात पे शुरू करते हैं कि अमित शाह ने नीतीश जी के दुर्ग को जो अभेद्य किला रहा है उसे भेदने की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए नीतियां बना रहे हैं, और वो एक नालंदा आने की घोषणा भी कर चुके हैं, और अगली बार वो शायद नालंदा ही आए। हम ओम प्रकाश अस्क से जानना चाहते हैं, सर, अमित शाह नालंदा से क्या संदेश देना चाहते हैं कि नालंदा में आऊंगा और नालंदा मुझे भेजना है, तोड़ना है जी। बाकी स्पीकर जरा म्यूट कर लीजिए कहीं से आवाज आ रही है। हाँ, नालंदा दरअसल नीतीश जी का गढ़ रहा है, ये तो सब लोग जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत भी नहीं है। नीतीश जी को कमजोर करने की जो पहली कोशिश अमित शाह की ओर से हुई, वो आरसीपी सिंह को उनसे जुदा करने की थी। यह भी जानते हैं जिस तरह से 2013-14 की बात है, जब 15 का चुनाव हुआ या 13 में जब नीतीश जी अलग हुए थे बीजेपी से, तो बीजेपी ये जानती है कि नीतीश कुमार कब साथ आएंगे, कब जाएंगे, इसलिए अब पैरेलल विकल्प, समानांतर विकल्प तलाशने की कोशिश में है। तो सबसे पहले आरसीपी सिंह को अलग करके उनकी जाति और उनके इलाके का एक नेता खड़ा किया। उन्होंने खड़ा किया मतलब एक आदमी तो खड़ा किया, ठीक है, वो अभी बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन देर सवेर वो आएंगे। दूसरा कि कुशवाहा वोट, जो लव कुश समीकरण की बार बार हम लोग बात करते हैं, उसमें कुशवाहा वोटों को तोड़ने के लिए उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू से किनारे करवाया। तीसरी कोशिश उनकी ये है कि नीतीश जी के पास जिस लव कुश समीकरण, नीतीश जी का अपना वोट आधार लव कुश के अलावा ऐसा कुछ नहीं है, सारे तबके से उनको वोट मिलता रहा, या जो भी उन्होंने कोशिश की समय समय पर कि दलितों का वोट जोड़ा, मुसलमानों का वोट, तो ये सब वो नीतीश जी करते हैं। कैसे इको आ रही थी कैसे जी लगता किसी का खुला हुआ तो नहीं है। हाँ जी नहीं, कहीं से इको आ रहा था। तो नीतीश जी ने उस समीकरण को जो बना के रखा था, अब उस समीकरण को तोड़ने में अमित शाह कामयाब हो गए, पहला। दूसरा कि अब अपने ही गृह जिले के लिए जितना नीतीश जी ने किया, लगा कि एक तरह से राजधानी बना दिया उन्होंने नालंदा को, और उप राजधानी के रूप में ही एक तरह से देख के वो तमाम चीजें वहां विकसित की जा रही थी और वहां के लिए सहूलियतें दी जा रही थी। अब चाहते हैं अमित शाह की नीतीश जी अपने घर में भी
जैसे इस बार के जो दंगे हुए हैं, इस दंगे का लाभ ये होगा कि सब लोग ये मानेंगे, जो हिंदू तबके के लोग होंगे जिनकी तबाही हुई होगी, और ये स्वाभाविक है। ये कहा भी जाता है कि बीजेपी हिंदू वोटों से जीतती है, उसको मुस्लिम वोट नहीं मिलते हैं। तो मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं को 70 घंटे बाद अगर ये चीफ सेक्रेटरी अगर वहां जा पाते हैं, इसी से अंदाज लगाइए कि कितने सीरियस थे नीतीश कुमार या उनकी पुलिस या उनके प्रशासन के अधिकारी। ये घेरने के लिए इतनी सारी चीजें सरकार ने दे दी हैं कि अमित शाह का काम, जो उनकी रणनीति रही है, वो धीरे धीरे आसान होता जा रहा है उस रणनीति पर काम करना। तो यही वजह है कि वो नालंदा जाएंगे। नवादा बगल में तो गए ही, नालंदा बहुत दूर नहीं है, वहां से वो खिसक जाएंगे किसी कभी, अभी हालात सामान्य हो। तो ये बड़ा गेम है अमित शाह का, नो डाउट। वो एक अच्छे चुनावी रणनीतिकार हैं और रणनीति उनकी इसीलिए कई जगहों पर सफल भी होती रही है। जी जी, अब राजेश भट्ट जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि कहीं न कहीं आप प्रमुख होते जा रहे हैं। जैसे नालंदा में उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई नवादा मैं लड़ूंगा, तो जाहिर है नालंदा चूंकि लोजपा का सिटिंग सीट है तो वो कहीं जा सकते हैं। आपको याद होगा पिछला लोकसभा चुनाव जब आप लोजपा कैंडिडेट जो ये सत्यानंद शर्मा जी थे और उन्हें बहुत कड़ी टक्कर दी थी, तो क्या नालंदा गढ़ को भेदने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका साबित होगी? जी, अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नालंदा और नवादा ये दोनों सीटें जो है वो हमारा पारंपरिक सीट रहा है। इससे पहले भी कई क्लोज कंटेस्ट में देखा गया है, और नवादा तो अभी हमारे अविभाजित लोजपा का जो है एमपी चंदन सिंह जी वहां जीते थे, आपने महसूस किया होगा। नालंदा की बात करें तो नालंदा में सत्यानंद शर्मा जी बहुत क्लोज कंटेस्ट में थे। ये कहिए कि जीतते जीतते हार की कमून उन्हें देखना पड़ा लास्ट में, तो उसके कई कारण है। अभी यहाँ चर्चा करना मैं अनावश्यक समझूंगा, लेकिन ये तय है कि नीतीश का किला जो है वो अभेद जो किला था वो अब बिल्कुल बिखर गया है। ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। तो 2020 में भी देखा गया है कि बिहार की जनता ने उन्हें तीसरे पायदान पर पहुंचा दी, नकार दी, और जुगाड़ तंत्र के भरोसे वो किसी भी तरह मुख्यमंत्री बनने में कामयाब है। अब एनडीए के साथ उनका गठबंधन नहीं रहा, इसलिए निश्चित तौर पर एनडीए का जो स्वरूप होगा चुनाव से पूर्व, अभी तो पूरा स्वरूप जो है स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन चुनाव से पूर्व जो स्वरूप बनेगा एनडीए का, निश्चित तौर पर सभी लोग अपनी अपनी जमीन तलाशेंगे, और हम अपने तमाम पारंपरिक सीटों पर अपनी पूरी मुकम्मल जो है तैयारी में जुट गई है मेरी पार्टी, और उसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है, समीक्षा चल रही है प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के स्तर पर। हम लोग लोकसभा की तैयारी के लिए बिल्कुल पूरी तरह जो है जुट गए, और इसकी मुकम्मल तैयारी में हम टेढ़ी छोटी एक किए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में लोकसभा में देखेंगे कई सीटों पर हम बहुत क्लोज फाइट करेंगे और अच्छी जो है जीत हासिल करेंगे। वैसे भी हमारा स्ट्राइक रेट रहा है, आपने देखा होगा पहले चुनाव में 100% का स्ट्राइक रेट था, और सभी प्रत्याशी हमारे कुल के कुल जीते थे। तो इसलिए आगे भी इसको हम लोग बरकरार रखने का बिल्कुल काम करेंगे। जी राजीव, नीतीश कुमार जी, एक बात और कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार की बिहार के संदर्भ में अब अप्रासंगिक हो गए हैं। वो चाहे किसी भी गठबंधन में रहे, नीतीश कुमार जी का चेहरा अब नहीं रहा जिसके बदौलत कोई गठबंधन जीत और हार का फैसला कर सके। आपने देखा होगा उपचुनाव में भी मोकामा में उन्होंने अपने ही वोट को टर्न अप कराने में असफल रहे। उनकी तमाम पार्टी के लोग लगे रहे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी मोकामा में कैंप किए रहे, लेकिन 1000 वोटों का मात्र फर्क पड़ा है। तो इससे बात समझी जा सकती है कि जनता दल यू का जनाधार बिहार में क्या है। जी राजेश भट्ट जी, अगर नीतीश जी का चेहरा आज भी उतना ही प्रासंगिक होता तो उपचुनाव के ये नतीजे नहीं देखने पड़ते। जी राजेश जी। हाँ राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा,
आपको कितना सुरक्षित लगता है ये नालंदा का किला नीतीश जी के लिए, या भाजपा के रणनीति के तहत ये किला इस बार भेज दिया जाएगा, ऐसा लगता है आपको? जी। देखिए, निश्चित तौर पे ये नालंदा जो है सीएम का गृह जिला है, और इस पे नकारात्मक मैसेज जाता है कि आपका जो मुख्यमंत्री जो सूबे के मुखिया होते हैं, जब उनका जिला सुरक्षित नहीं है तो क्या कोई और अन्य राज्य सुरक्षित है क्या? तो देखिए, ये बहुत दुख की बात है जो सासाराम में जो हुआ, जो नालंदा में हुआ। बिहार जो है, देखिए, बुद्ध की धरती है, और यहाँ पे इस तरह से दंगे होना। अभी कुछ समय पहले एक फुटेज आया है किस तरह जो रिहायशी इलाके में खुलेआम उपद्रवी जो है लूट रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और बिहार में ऐसे जो है दिनों दिन समय रहते हैं इस पे लगाम लगाया जाना चाहिए, क्योंकि जी। और जहां तक ये राजनीति की बात है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि ओबीसी की पार्टी भी इस पे राजनीति पे उतर गई है। भाजपा भी सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो आरोप लगा रही है भाजपा की, ये भाजपा ने कराया है। भाजपा जो आरोप लगा रही है कि ये नीतीश कुमार से संभल नहीं रहा है, उधर से मैं देख रहा हूँ कि एआईएम के जो ओवैसी हैं वो भी कूद गए हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ये पूरी राजनीति है, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से नीतीश कुमार ने इस बार धोखा दिया है भाजपा, उनका जो मन की बात सुन के उन्होंने जो छोड़ा है, मार्केट में साथ गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो बार-बार आना उनका, निश्चित तौर पे इस बार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भाजपा अकेले लड़ेगी। और जैसा कि ओम प्रकाश जी ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, ऐसा माना जाता है कि मुसलमान जो है वो भाजपा को वोट नहीं देता है, और जब तक बिहार में जो है 17-18% मुसलमान है, जब तक जो है जो बार-बार जो आरोप लगाती है भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी पे कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, तो जब तक मुसलमान अगर एकजुट, हमने पश्चिम बंगाल में क्या देखा? पश्चिम बंगाल में भाजपा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वहाँ 30% मुसलमान है, उन्होंने एकजुट होके उन्होंने एक वोट दिया, तो वहाँ पे भाजपा लाखों प्रयास के बावजूद भी नहीं आ पाई। तो बिहार में कहीं न कहीं ये निश्चित तौर पे जो ये गलत है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बार-बार अमित शाह का आना, बार-बार आप देखिए चिराग पासवान को अचानक से जेड सिक्योरिटी दे देना, उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ी, तुरंत उनको सिक्योरिटी दे दी गई, मुकेश सहनी को सिक्योरिटी दी गई। तो निश्चित तौर पे ये इस बात को इंगित करता है कि इस बार जो भाजपा है पूरी तैयारी के साथ अकेले जाने का मन बना लिया है, जिसका असर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दिखेगा। जी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ, जगनारायण जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? लगता है जगनारायण जी नहीं है। सर, मेरा सवाल ओम प्रकाश अस्क जी से है। अगर भाजपा को नीतीश का किला अगर भेजना है, तो इसके मोहरे कौन होंगे सर? आरसीपी सिंह होंगे या लोजपा के कोई कैंडिडेट होंगे? जी, अस्क जी। ये देखिए, ये चुनावी रणनीति है, ये जाहिर तो नहीं होती है, लेकिन इतना मान के चलिए कि ये प्लानिंग 365 दिन बीजेपी करती है। चुनावी रणनीति उनके यहाँ 365 दिन चलते रहती है, उस पर काम होता है। तो वो कुछ भी गठबंधन के लिए भी वो एक सीट संभाल देख रहे होंगे, यह भी संभव है। और दूसरा संभव यह है कि नवादा सीट की बात अगर लेने की हो रही है कि लोजपा से वो ले लेंगे, तो इसके बारे में भी समझना चाहिए कि गिरिराज सिंह की वो सीट रही है, तो कभी बीजेपी की रही तो वो बदल भी सकती है। उसी तरह लोजपा को भी हो सकता है कि बदल के वो नालंदा में खड़ा कर दें और उसी तरह का कोई कैंडिडेट दें जो नीतीश जी की बिरादरी का हो या वो लवकुश समीकरण वाला वोट हो। ये दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। तो रणनीति जाहिर नहीं होती है, रणनीति सामने आती है, एक अनुमान आदमी लगाता है, वो करेंगे। वहां से कोई ना कोई स्वजातीय जो नीतीश जी का होगा उसी को वो टिकट देने की कोशिश करेंगे, वो चाहे उनके एनडीए फोल्डर का हो या एनडीए का हितैषी हो या अभी तक किनारे चल रहे आरसीपी सिंह भी हो सकते हैं। जी। हाँ, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? राजेश भट्ट जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी हाँ जी। राजेश जी, एक चीज बताइए, आपको ऐसे कौन-कौन से कारण दिखते हैं जिसमें आप बिल्कुल 100% एकदम तय कर चुके हैं कि इस बार उनका किला भेज जाएगा? कौन-कौन से उनके नेगेटिव कारण हैं नीतीश जी के, जो इसको आप अपने पॉजिटिव में बदलेंगे? जी। देखिए सर, जब नीतीश कुमार जी बिहार की सत्ता आज से 17 वर्षों पहले संभाले थे, तो सबसे बड़ा चीज था लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट।
लॉ एंड ऑर्डर पे बात करें तो आज नीतीश कुमार के अपने ही गढ़ में क्या हो रहा है, बवाल मचा हुआ है, तो देखने वाली बात है। कहीं कोई कुछ ठीक नहीं है। ये जो संघर्ष हुआ, क्या उन्हें उनका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? पहले भी, इससे पहले बिहार शरीफ में कई मॉडल्स गिरफ्तार किए गए हैं। ये दोनों ही शहर संवेदनशील इलाके में शुमार हैं। बावजूद आज मैं कहना चाह रहा हूं कि रामनवमी जैसे संवेदनशील जो है त्योहार पर उनका प्रशासन क्या कर रहा था? क्यों नहीं डिप्लॉयमेंट हुआ? और वो भी देखिए, टाइमिंग पे सवाल है कि अब देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का नवादा और सासाराम दोनों जगह कार्यक्रम लगा हुआ है, बावजूद सासाराम अलर्ट पर नहीं रखा गया। नालंदा की बात करें तो नालंदा होकर ही नवादा का राम जो है गुजरता है, और नालंदा को भी उन्होंने अलर्ट पर ना रखा, तो ये घोर लापरवाही का नतीजा है। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि बिहार में आज बिहार जो है मजदूरों की फैक्ट्री बन के रह गई है। आज बिहार में उद्यमिता का क्या विकास हुआ, ये देखने वाली बात है। आज बिहार के छात्र जो है और युवा बाहर पलायन को मजबूर हो गए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था यहाँ है, ये देखने वाली बात है। छात्र यहाँ से कोटा पढ़ने जाते हैं, पढ़ाने वाले जबकि बिहारी हैं, पढ़ने वाले भी बिहारी हैं, लेकिन उन्हें मजबूरी है कि कोटा जाना पड़ता है। तो देखिए, छात्र पलायन को मजबूर है, पढ़ने के लिए मजदूर रोजगार के लिए पलायन को मजबूर है। आज मरीज, ये बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक मामूली आंख का परफेक्ट का ऑपरेशन कराने दिल्ली जाता हो चार्टर्ड फ्लाइट से, अपने ही डॉक्टरों पे उनको भरोसा नहीं रह गया हो, तो इससे बात समझी जा सकती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल। बात रही शिक्षा की, तो शिक्षा मंत्री देख रहे हैं, जब से शिक्षा मंत्री का भार पाए हैं तब से वो रामचरितमानस की गाथा गा रहे हैं। तो कुछ भी संभव नहीं है। बिहार के लोगों में त्राहिमाम की स्थिति है, निराशाजनक स्थिति बन गई है पूरे बिहार में, और पूरे बिहार के लोग अब बदलाव का मन बना लिए हैं। पूरे बिहार में देखिएगा बदलाव। तो नीतीश कुमार जी ना लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाएंगे, ना डेवलपमेंट के लिए जाने जाएंगे, ना महिला सुरक्षा की बात करें तो आए दिन जो है बलात्कार की घटनाएं सुनी जा रही है, दुष्कर्म की घटनाएं आए दिन सुनी जा रही है। आज देखिए, जिस जंगल राज की बात करके वो सत्ता में आए थे, नीतीश कुमार जी का ही ये दिया हुआ शब्द है जंगल राज। ये कोई हम लोग इजाद नहीं किए थे, नीतीश कुमार जी ने इजाद किया था। और जंगल राज करके सत्ता की कुर्सी पर जब काबिज हुए, तो आज फिर उसी जंगल राज की गोद में बैठ के सत्तासीन है। और उसका नतीजा है कि डेटा में देख लीजिए, शिक्षक के पुत्र का अपहरण होता है और हत्या कर दी जाती है फिरौती के कारण। ऐसे कई तमाम घटनाएं हैं। अभी भी एक डॉक्टर एनएमसीएच के 1 महीने से अपहरण किए गए हैं, उनके पूरे परिवार जो है परेशान है, प्रशासन मुक्त दर्शक बनी हुई है। तो हालात वहीं से, जहां से हम लोग चले थे वहीं पे पहुंच गई है बिहार। तो इस बिहार की परिकल्पना करके क्या बिहारवासी उनको सत्तासीन किए थे? यही नीतीश कुमार का चेहरा, चाल चरित्र चेहरा यही था। मैं 17 वर्ष पीछे ले जाना चाहता हूं आपको कि क्या बिहार में इसी दिन को देखने के लिए नीतीश कुमार जी को सत्तासीन किया था, सरकार में बैठाया था। तो नीतीश कुमार भी आज यह साबित हो गया है। एक तो 2020 में उन्हें बिहार की जनता ने नकार दिया, बावजूद जुगाड़ तंत्र से वो मुख्यमंत्री बन गए, और मुख्यमंत्री बनने के बाद हासिल क्या किए ये देखा जा सकता है। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि जनादेश का अपमान लगातार नीतीश कुमार ने किया अपने शासनकाल में 17 वर्षों में। आप देख लीजिए कितने बार पलटी मारा है, पलटी मारने का रिकॉर्ड कायम कर दिया इन्होंने। तो दुर्भाग्य की स्थिति है। आज बिहार के लोग, पूरे बिहार के लोग, मैं कह रहा हूं कि तमाम मानदंडों पर सरकारी अगर आंकड़ों का हवाला देखें तो नीति आयोग की रिपोर्ट पर बिहार पिछड़ी राज्य साबित हुआ है। महंगाई आप देख लीजिए, आज बिजली में 50% की बढ़ोतरी हो गई है सर।
मैं आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि व्यवसायिक जो बिजली दर है उसमें 35 से 55% की वृद्धि हुई है। घरेलू जो बिजली है मूल्य दर उसमें 24.1% की वृद्धि की गई, जिसको सब्सिडी देकर ये घटना चाह रहे हैं। दूसरा, तमाम फिक्स चार्ज में दुगनी वृद्धि की है। क्या यही बिहार की जनता इनसे उम्मीद करती है? बिहार को इन्होंने हर मानदंडों पर बर्बाद करने का काम किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में बिहार की जनता इन्हें एक भी सीट देने का काम नहीं करेगी, टुकड़ा साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार जिसके साथ खड़े होंगे निश्चित तौर पर उसका दुर्दिन आने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता। जी राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जगनारायण सिंह यादव जी। क्या आपको लगता है कि अमित शाह नालंदा को भेजने में सफल होंगे? उनकी रणनीति जो बन रही है और अगला उनका दौरा नालंदा ही होने जा रहा है। जी देखिए, अमित शाह कौन अभेद किला को भेजेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन नालंदा का जो अभी जो राजनीतिक समीकरण है उसमें तो नीतीश कुमार और मजबूत हो रहे हैं। इनके जो दंगा के चाल से नीतीश कुमार का किला और मजबूत ही होगा, कमजोर नहीं होने वाला। पिछले बार ये जो चुनाव लड़े थे, अब राजेश भट्ट जी ऐसा ऐसा इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने नहीं सर, हम कोई पढ़ा नहीं रहे सर। आपने खुद स्वीकार किया है। आपने खुद सर जगनारायण जी आप आदरणीय हैं क्या? अरे आप चुप रहिए। आप सम्मानित प्रवक्ता हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या वृद्धि नहीं हुई है, इस बात की आप नहीं कर रहे हैं मिस्टर भट्ट। यू शुड लिसन। नहीं हुए हैं। I was not interrupting your speech. You are not. सुन लीजिए। I was never. I agree with you. Listen please. हमारी सरकार के सवाल पर बराबर मांग कर रहे हैं कि 1 नेशन 1 टैरिफ, 1 नेशन 1 रोड, 1 नेशन 1 बिल, तो 1 नेशन 1 टैरिफ क्यों नहीं हो रहा है? जब भारत सरकार हमको महंगी बिजली दे रही है तो हम अपने विकास के कामों को रोक के और हम जनता को राहत पहुंचाने के लिए, क्योंकि भट्ट जी को जानना चाहिए कि ये जो बिजली है वो केंद्र का और राज्य का मामला है और तय दाम वही करते हैं। और हम बिजली में राहत इसलिए दे रहे हैं कि हमारे गरीब लोग, किसान लोग, जिनको हम 35 रुपया मंथली 1 महीने का हम बिजली का फिगर दिए हुए हैं, कनेक्शन दिए हुए हैं, तो भारत सरकार से आप लोग बड़ी अनुमान बने चल रहे हैं। तो कहना चाहिए भाई सबका रेट एक रखो। मेरा एक सवाल है सर आपसे कि अन्य राज्यों में इससे 1/4 में कैसे बिजली मुहैया हो रही है? आप उड़ीसा की बात देख लीजिए, आप गोवा की बात देख लीजिए, सिक्किम की बात देख लीजिए, बिहार से सटा हुआ झारखंड की बात कर ले, वहां 1.5 रुपए और 2 रुपए बिजली कैसे मुहैया हो रही है? आप ये बताइए कि किन कारणों से दाम बढ़ रहा है? आखिर किन कारणों से महंगी बिजली बढ़ा गया? आपने महंगी बिजली खरीदने का एक रट लगाए हुए हैं। एनटीपीसी का ही दूसरा संयंत्र आपको 2 रुपए 46 पैसे जब बिजली देने के लिए एग्री है तो 6 रुपए 10 पैसे आप बिजली क्यों खरीदते हैं जनाब? तो मैंने हम लोग मेरा सवाल इस बात को लेकर है। एटीएनसी लॉस 15% बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने 15% जो है तय कर रखा है। आप 46% लॉस कैसे दिखा सकते हैं? जबकि आप कहते हैं कि बिजली का टोटल ट्रांसमिशन हमारे शासनकाल में लगाया गया है, तो जब नया ट्रांसमिशन है तो फिर इतना क्षति क्यों? मेरा सवाल इस बात को लेकर है सर, बताया जाए। इसलिए कि जिसके आप हनुमान बने हैं, वो हनुमान जिसका बने हुए हैं वो लोग हम लोग को अलग रेट में देता है और दूसरे राज्यों और हनुमान पर सर आपकी लगातार टिप्पणी देखी जा रही है। हम तो जिसके हनुमान है लगातार है, नीतीश कुमार भी किसी के साथ नहीं भूमिका निभा पा रहे हैं। ठीक है। जगनारायण जी, आप अमित शाह पे कंसंट्रेट करें। अमित शाह नालंदा को भेजना चाह रहे हैं। हेलो जगनारायण जी। अच्छा राजीव जी, चलिए आवाज तक नहीं पहुंची। राजीव जी मेरी आवाज पहुंच रही है?
आप अनम्यूट कीजिए राजीव जी, अरे अनम्यूट कीजिए। हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है। अरे मेरा सवाल ये है कि आखिर नालंदा इतना महत्वपूर्ण क्यों है अमित शाह के लिए, जो अब नालंदा के लिए अलग से फोकस कर रहे हैं। नवादा गए ही हैं, अब नालंदा आ रहे हैं, जबकि नालंदा की भूमि अभी हिंसा से भरी पड़ी हुई है। ऐसे में नालंदा आने की घोषणा क्या संदेश देगा सर पूरे बिहार को? राजीव जी। देखिए, मैंने कहा ना कि नालंदा इसलिए कि वो सीएम का गृह जिला है, और इस बार देखिए पिछले 15 वर्षों से यही हो रहा है कि भाजपा, नीतीश कुमार चाहे भाजपा के साथ जा रहे हैं, चाहे गठबंधन के साथ जा रहे हैं। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आरजेडी हो, चाहे भाजपा हो, तो हर किसी का यही प्रयास है, अपनी अपनी पार्टी का अपने अपने सीएम बनाने का प्रयास तो है ही, पर ये भी प्रयास है कि इस बार मुख्यमंत्री का जो पद है उसमें परिवर्तन हो। इसलिए मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार पे अटैक किया जा रहा है, और इस बिंदु पे ध्यान रखा जा रहा है कि नीतीश कुमार का जब गृह जिला ही सुरक्षित नहीं है, जब वो अपने गृह जिले में कानून व्यवस्था जब वो नहीं दे पा रहे हैं, वहां पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि भाजपा के नेता बयान दे रहे थे कि वहां पे जल रहा है और वो इफ्तार पार्टी में भाग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो टारगेट इसीलिए नालंदा इसलिए स्पेशल हो गया है क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है। और सारी जो अभी हम देख रहे थे कि राजेश भट्ट जी और जगत नारायण जी जो है वो कैसे आपस में विवाद कर रहे थे, ये देख के लग ही रहा है कि राजनीति जो है ना बिहार में अभी से, लोकसभा और विधानसभा थोड़ा दूर है, लेकिन अभी से जो है राजनीति शुरू हो चुकी है और सारा जो फोकस है। और निश्चित तौर पे ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि देखिए जिस हिसाब से अमित शाह ने 2020 के बाद ये घोषणा कर दिया था कि 25 का चुनाव भी हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और अगला सीएम वही होंगे, उसके बावजूद भी जिस तरह से नीतीश कुमार जो साथ छोड़ के गए हैं, इससे इस तौर पे मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पे वो आहत हुए हैं। जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वो आहत हुआ है, और सारी तैयारियों को देख के यही लगता है कि वो अकेले वो जो है वो इस बार जो है भाजपा नीतीश जो आना भी अगर चाहेंगे, वैसे तो देखिए राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे ये लगता है कि भाजपा जो है इस बार पूरे दमखम के साथ विधानसभा और लोकसभा में जाएगी। और निश्चित तौर पे अगर ये सब चीजें जो घटनाएं हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं इसका लाभ मुझे लगता है कि भाजपा को ही मिलेगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, काफी लंबा समय हो गया है, और आरजेडी का भी जो व्याकुलता है, बकलाहट है, वो सब फायदा करेगा। तो मुझे लगता है नालंदा इसलिए केंद्र बिंदु में है, जो सूबे के जो मुखिया हैं, जब वही उन्हीं का जब जिला सुरक्षित नहीं है तो अन्य क्या है, इसलिए मुझे लगता है कि नालंदा को केंद्र में बना के रखा गया है। और आप देखिए अभी डीएम ने भी, पुलिस प्रशासन भी इतना सख्त हो गया है, अभी डीएम ने भी आदेश जारी किया है कि जो नंगाई है, जिन पे आरोप है, जिन पे एफआईआर है, वो तुरंत सरेंडर करें, नहीं तो उनकी कुर्की जब्ती की जाएगी। और पुलिस प्रशासन जो है वो अभी लगातार वहां फ्लैग मार्च हो रहा है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैंने फिर से कहा कि ये बिहार बुद्ध की धरती है, यहाँ पे राजनीति करिए, मैं हर राजनीतिक दल से अपील करूंगा, राजनीति होनी चाहिए, राजनीति में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह की जो घटनाओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी राजीव जी, जी क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। राजीव जी बने रहेंगे आप हमसे, हम अंतिम कमेंट लेंगे राजेश भट्ट जी से। राजेश भट्ट जी, कितना कामयाब होंगे अमित शाह जी इस अभियान में? राजीव जी आप बने रहेंगे। जी हाँ, देखिए सर, जिस तरह से बिहार की जनता में नीतीश कुमार और मौजूदा सरकार के प्रति निराशा का भाव है, उसमें मैं समझता हूं कि जो बेहतर विकल्प बन के आएगा उसके प्रति जो वफादारी दिखाएंगे। आने वाला दिन नीतीश कुमार बनाम होगा और नीतीश कुमार कहीं नहीं उसमें टिकेंगे, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ। मनीष कुमार जी ने सही बात कहा, जो अपनी गृह जिला की रक्षा नहीं कर सकता है तो पूरे बिहार की रक्षा क्या है? आप समझिए इस बातों को, ये पहली घटना कोई नहीं है। नीतीश कुमार के शासनकाल में कई बार ऐसे हो चुके हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उनके गृह जिला बिहार शरीफ में ही होता है। कई मॉडल पकड़ाते हैं, इससे पहले भी सासाराम में कई मॉडल पकड़ाए हैं, नालंदा में भी पकड़ा है, कई बार पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए जाते हैं, कई ऐसे संकेत मिले हैं। बावजूद अभी भी मैं कह रहा हूं कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर नीतीश कुमार जी सजग दिखते नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ वहां सांप्रदायिक दंगा फैला हुआ है, दूसरे तरफ जो है साहब आप इफ्तार की पार्टी में शरीक हो रहे हैं, मतलब आप पिकनिक मना रहे हैं। आप नालंदा जाते, उन पीड़ितों से मिलते हैं, पीड़ितों का हाल चाल जानते हैं, और इस मामले को लेकर मामूली निरीह नाबालिग लड़कों को जो है गिरफ्तार कर करके पीटा जा रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात, ये आई बात किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि न्यायिक प्रक्रिया जो है पूरी तरह से वहां दिखाई जा रही है, या जो होना चाहिए हो रहा है।
जी राजेश जी, ये आनंद फानल में एक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, आईवास किया जा रहा है। बिहार को बताने की कोशिश हो रही है कि हम सजग हैं, हमारा कानून चुस्त है, दुरुस्त है। कानून कहाँ था इनका खुफिया तत्व? क्या उन्हें नहीं मालूम था कि पत्थर बटोरे जा रहे हैं? क्या उन्हें नहीं मालूम था कि ये लड़के अभी दंगा फसाद करेंगे? क्या उन्हें नहीं मालूम था कि पथराव को किया जाएगा? अगर नहीं मालूम था तो नीतीश कुमार को मैं समझता हूं कि इस्तीफा दे देना चाहिए। वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई उन्हें अधिकार नहीं। अब हम राजीव जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? राजीव जी, हाँ, अंतिम कमेंट, अमित शाह का मिशन कितना सफल होगा? अंतिम कमेंट। ये तो देखिए भविष्य बताएगा कितना सफल होगा, लेकिन जिस हिसाब से बार बार वो बिहार आ रहे हैं और जिस हिसाब से वो सारी काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि पूरा उनका फोकस रहेगा। क्योंकि ऐसा पुराने जमाने में कहा भी जाता था कि दिल्ली का जो रास्ता है वो जो केंद्र में जो सरकार बनती है वो बिहार और यूपी के रास्ते जाती है। तो मुझे लगता है कि ये सफल तो होगा, और निश्चित तौर पे पिछले 15 वर्षों में देखिए भाजपा सत्ता में है, लेकिन जो उनको जगह बनानी चाहिए थी वो जगह बना नहीं पाई उसमें। तो मुझे लग रहा है कि अमित शाह जो है देर से ही उन्होंने समझ गए हैं कि वो अकेले इस बार उनका जो ख्वाब है बहुत पुराना ख्वाब है कि अकेले भाजपा की सरकार बने। और बार बार उनका आना, वो देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन बार बार उनका आना बिहार पे फोकस करना, ये दर्शाता है कि उनका जो है बिहार उनके जो है उसमें मुद्दे पे है। और कहीं न कहीं वो बड़े नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, उनका लाभ निश्चित रूप में मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल राजीव जी, जाहिर है कि अमित शाह अगले महीने ही शायद नालंदा आने वाले हैं। अब नालंदा आकर वो कौन सा तीर छोड़ते हैं और कितना वो शिकार कर पाते हैं नीतीश कुमार जी के क्षेत्र का, तो तुम्हें बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार उनके लिए अहम है, नालंदा उनके लिए अहम है, और नालंदा से वो एक मैसेज देना चाहते हैं ताकि बिहार में तो भाजपा की राज, चाहे उन गठबंधन के शासन में रहकर के हो या अकेले हो, वो चाहते हैं। तो बहरहाल हम देखेंगे आने वाले दिनों में। फिलहाल हम आपके इस बहस में भाग लेने के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं, और अगले दिन फिर किसी नए विषय पर मैं आपको आमंत्रित करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।